भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से आपके बीच में हूं और जोड़ने के लिए तैयार हूं। मेहमानों से तारुफ कराएं, लेकिन आज तो खबर जो है उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश जो इस वक्त चुनाव में, यह कहना चाहिए कि वहां पे आगाज सा हो चुका है। प्रधानमंत्री आज अलीगढ़ में मौजूद थे और उन्होंने वहां पे संबोधन भी किया। वहां से हम बातचीत के सिलसिले को जरूर वहीं से जोड़ेंगे, लेकिन कई ऑफिस से, यह कहना चाहिए कई पार्टियों की दफ्तरों से कुछ कुछ बातें आई हैं, मैं उनको भी रखूंगा। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री जो आज अलीगढ़ में मौजूद थे, वहां उन्होंने क्या कहा और किस पर निशाना साधा, ये पहले देखते हैं, उसके बाद आगाज करेंगे मेहमानों की तरफ। इसी क्षेत्र में 4-5 साल पहले परिवार अपने ही घरों में डर करके जीते थे। बहन बेटियों को घर से निकलने में, स्कूल कॉलेज जाने में डर लगता था। जो माहौल था उसमें कितने ही लोगों को अपना पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा। आज यूपी में कोई अपराधी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचता है। तो डंके की चोट पर कहते हुए कि आज यूपी में कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचता है। मेहमान जो हमारे हैं उनसे पहले आपका तारुफ, आपसे परिचय करा देते हैं। राकेश त्रिपाठी जी आज हमारे साथ बहुत दिनों के बाद जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बीजेपी का पक्ष रखने के, थैंक यू सो मच। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है, कांग्रेस के पक्ष रखने के लिए हमारे साथ। सुरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुनील यादव जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनको जल्दी जाना है, लेकिन मैंने उनसे अनुरोध किया है कि आज शो में रहे थोड़ी देर, तो आज हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। फैजान खान बीएसपी का पक्ष रखने के लिए कुछ देर में जुड़ेंगे। और आज हमारे साथ संगीत रागी जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, गंभीर चिंतक हैं और अपनी बात बहुत प्रखरता के साथ रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संगीत रागी जी भी, थैंक यू सो मच। जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, यानी जिसकी भावना जैसी होती है प्रभु की मुहूर्त उसको वैसे ही दिखाई पड़ती। बड़ी सीधी सी रामचरितमानस की यह पंक्ति है। ये आई इस बिना पर कि नफरत करे वो कैसा योगी। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, नफरत करे वो कैसा योगी, और उसके ऊपर आई बात, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, इस पर है। और सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी, नफरत करे वो योगी कैसा। बिल्कुल सही कहा श्री राहुल गांधी जी ने, आदरणीय प्रतीक भाई। आप तो एक ऐसे परिवार से हैं जो परिवार सदियों से अपने आप में एक पढ़ाई लिखाई का एक मरकज रहा है, एक इंस्टीट्यूशन रहा है, और जिस परिवार में तमाम ओहदे भी मिले हैं और तमाम पुरस्कार भी मिले हैं। आप हमें बताइए, शास्त्रों में ही लिखा है कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं, अपराध से घृणा करो अपराधी से नहीं। और वही संत महंत जिनको मोहब्बत का पैगाम देने के लिए हमारे मठों में रखा जाता है, वो कह रहे हैं नफरत अनवरत जारी रहेगी। ऐसे लोग आज की डेट में सत्ताधीश हैं जो अपराधियों के लिए रहेगी। आपको डरने की थोड़ी जरूरत है सुरेंद्र जी, आपसे थोड़ी ना कहा, अपराधियों के लिए कहा है। अरे मैंने कहा ना कि अपराध से घृणा करो अपराधी से नहीं, पाप से घृणा करो पापी से नहीं। और जो सुधरे ना, और जो सुधरे ना, जो अपराधी सुधरे ना, और जो अपराधी अपराध करते चले जाएं, हाँ, उसको दंड देने का काम तो शास्त्र सम्मत अदालत का है, वो तो दंड का भागी होगा ही। कौन रोक रहा है? घृणा का अपराध भागी नहीं है, वो दंड का भागी है। नफरत का भागी नहीं है, दंड का भागी है। ऐसे संत महंत हो गए हैं। अरे बाबा के पोते हो आप तो कम से कम जी 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 मैं उससे आगे जाए, मैं उससे पहले जी सुरेंद्र राजपूत जी जिनकी रही भावना जैसी, उन्होंने कहा कि अपराध से करिए, अपराधी से घृणा नहीं करिए। और उन्होंने बार बार इस बात को कहा कि कैसे साधु, कैसे संत, कैसे योगी, इस पर सवाल उठाते हैं। सर अब आप
बात देखो, आप समझ लो, मैं फिर से कहता हूं, जो मनुष्य मात्र से घृणा करेगा वो दंड का भागी होगा, पाप का भागी होगा, श्राप का भागी होगा और नरक का भागी होगा। जान लीजिए, धर्म में लिखा है। क्या बात है सुरेंद्र राजपूत जी, आज तो सुरेंद्र राजपूत जी ने आज तो धर्म की भी व्याख्या कर दी है। बिल्कुल, संत और महंत तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है साहब, ठीक है। सुरेंद्र राजपूत जी के बाद जी राकेश त्रिपाठी, मुस्कुराइए नहीं, जवाब दीजिए। वास्तविकता में बाटला हाउस एनकाउंटर की मुझे याद आने लगी थी। इन्होंने कहा ना कि अपराधियों से घृणा नहीं करनी है, मुझे याद आ गया था कि बाटला हाउस एनकाउंटर में किस प्रकार से आतंकियों के मारे जाने पर सोनिया जी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। ये उसी प्रकार की भावना थी, आतंकियों के प्रति, अपराधियों के प्रति, गुंडों के प्रति, माफियाओं के प्रति प्यार उमड़ता है ना, उमड़िए, खूब आपके मन में प्यार उमड़े आतंकियों के प्रति, अपराधियों के प्रति। लेकिन समाचार ये भी शास्त्र हमें सिखाता है, ये भी शास्त्र हमें सिखाता है कि जो अपराधी हैं, जो अबोध बच्चियों के साथ बलात्कार करेंगे, जो पुलिस के ऊपर गोली चलाने की कोशिश करेंगे, उनका गोली का जवाब गोली से ही मिलेगा, मीठी बोली से नहीं मिलेगा। हमने मीठी बोली के बारे कारण हमने दंड झेला है। आज भारत में सुरेंद्र राजपूत जी, हंसने की क्या बात है भाई? सुरेंद्र राजपूत जी, इसमें हंसने की क्या बात है भाई? देखिए, नहीं, राकेश जी ने बात तो सही कही है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। अपराधी अगर कानून के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसके साथ कानून मधुरता नहीं रखेगा, कानून पूरी कठोरता से दंड विधान का प्रावधान करेगा। जो भी अपराधी गोली चलाएगा उसका जवाब गोली से ही मिलेगा। पहले दो बातें हैं प्रतीक भाई, अपराधी को दंड देने का काम न्यायालय का है, और मैंने चूंकि धर्म की बात कर दी तो राकेश त्रिपाठी जी का तो एकाधिकार है, उनको तो लगता है भाजपा के लोगों को कि धर्म सिर्फ उन्हीं का हिस्सा है। मैंने इनको शास्त्र सम्मत बात कर दी और कहा कि पाप के भागी होंगे, श्राप के भागी होंगे और नरक के भागी होंगे। आप जब तुष्टि की राजनीति करेंगे, जब आप तुष्टि की राजनीति करेंगे तो वो कहेंगे ही कहेंगे। जरा सी बात में डिस्टर्ब हो गए, इधर उधर की बात करने लगे, कभी धर्म की बात कर रहे हैं। जिनको धर्म से इतनी नफरत हो चुकी है कि अपने आप को धार्मिक कहलाना पसंद नहीं करते थे, वो धर्म पर व्याख्यान दे रहे हैं। आज वो धर्म पर ज्ञान दे रहे हैं। अरे भाई, धर्म पर भी ज्ञान का कांग्रेस से सीखना पड़ेगा। ये कांग्रेसी जो धर्म को हमेशा परे रख देना चाहते थे, किसी भी मसले पर धर्म शब्द आते ही इनको लगता था बड़ा धर्म हो जाएगा, धर्म की कोई बात मत करो। आज वो धर्म प्रवचन दे रहे हैं। घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, ये योगी जी के ट्वीट ने स्पष्ट कर दिया है। आप इस वक्त पाप के भागी हैं। अच्छा, सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, धर्म विरुद्ध काम किया है सुरेंद्र राजपूत जी। अच्छा ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए। सुरेंद्र राजपूत जी, तो और दिक्कत आएगी। सुरेंद्र राजपूत जी जवाब दीजिए। वो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि बरसों से अपने पुश्तैनी घरों में रहने वाले लोग इसी क्षेत्र से छोड़ के अपने घर चले गए, पलायन कर गए। ये कौन सा धर्म था जिसकी वजह से छोड़ना पड़ जाए? ये कहां का न्याय संगत बात थी जो उन्होंने कहा कि ऐसा करना पड़ा लोगों को? हाँ, प्रधानमंत्री जी की इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने योगी जी के शासन काल में जो जंगल राज है उसके बारे में बात कर दी, मुरादाबाद में जो दलितों ने अपने घरों पे पोस्टर लगाए उसके बारे में बात कर दी, सरधना में जो पोस्टर लगाए उसके बारे में बात कर दी। अभी 15 दिन पहले मैं आपको चाहे तो मैं 20 पोस्टर दिखा सकता हूं कि हमें ये घर बेचना है, और ये भाजपा के राज में एक बार नहीं सैकड़ों बार हो चुका है। इस बात के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने योगी राज का जंगल राज सामने रख दिया। राकेश जी, मुझे बहुत तरस आ रहा है कि हिंदी में कही गई बात आज हिंदी दिवस है। क्या सुरेंद्र जी को समझ में नहीं आ रही है या राजनीतिक तौर पर अपने कान बंद कर लिए हैं कि प्रधानमंत्री जी के कहे गए साफ शब्दों को भी वो सुनना नहीं चाहते? वास्तविकता में उत्तर प्रदेश भूल गया है कि किस प्रकार से मुकीम काला का आतंक हुआ करता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से बहन बेटियों का घर से बाहर निकलना होता था। आप राजपूत जी आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद करने का अंधेरा नहीं होता है, आंखें बंद करने का अंधेरा नहीं होता है। किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में, विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंक को जन्मने नहीं देंगे, पनपने नहीं देंगे।
उत्तर प्रदेश में जो भी पनपने देंगे, हम भी नहीं हिंदू मुसलमान होने देंगे। योगी जी कुछ भी कर ले, भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता कुछ भी कर ले, राइट, मैं डिबेट आगे खोलता हूँ, डिबेट आगे बढ़ाता हूँ, डिबेट आगे बढ़ाता हूँ। राइट सर, डिबेट आगे बढ़ाता हूँ। सुनील राज को प्रधानमंत्री भी बोलेंगे और हम भी बोलेंगे। राइट सर, राइट सर, राइट सर। पार्टी का 27 साल यूपी में हाल बताते बताते समाजवादी पार्टी के साइकिल पर सवार हो गए थे ना, समाजवादी पार्टी के साइकिल का हैंडल संभालने लगे थे ना। आप उनके अपराध में बराबर के भागीदार हो, और आप सरकारें चल रही है। आप देखिए जा करके राजस्थान में आते ही आंखें बंद हो जाती है आपकी। राजस्थान में कोई अपराध दिखाई नहीं पड़ता, राजस्थान में बच्चे। राइट सर, राइट सर, राइट राइट राइट। प्रधानमंत्री जी को कि मुरादाबाद की घटना उन्होंने, राइट सर, राइट सर, खोला उन्होंने। राइट सुरेंद्र भाई, मुझे मालूम है चुनाव में अभी बहुत वक्त है, बहुत पानी बहना बाकी है। सुनील यादव जी, उन्होंने कहा ना कि अपराध में जो समाजवादी पार्टी थी उसके अपराध में आप भी सहभागी थे। सुरेंद्र राजपूत जी को कह रहे थे, लेकिन इशारा आपकी तरफ था कि जो आपने किया उसमें वो सहभागी थे, क्योंकि दोनों लोग साथ पे एक ही साइकिल पे बैठे थे। सुनील यादव जी, देखिए प्रतीक जी, अब बीजेपी का जो भी इशारा होगा वो समाजवादी पार्टी की तरफ होगा, क्योंकि बीजेपी भी जान रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया अगर कोई करने जा रहा है तो समाजवादी पार्टी है। हाँ, मुझे लगा कि आपकी डिबेट उत्तर प्रदेश पर होगी, मैं जान ही नहीं पाया कि धर्म पर होगी। मैं भी थोड़ा बहुत धर्म पढ़ लेता, हालांकि मुझे धर्म के बारे में बड़ी जानकारी नहीं क्या बात है। लेकिन हाँ, बस इतनी जानकारी है जी कि धर्म में हमने ये पढ़ा है जी कि सीता मैया का जब हरण हुआ, जी, उनका अपहरण हुआ छल से जी, तो वो भी साधु के रूप में थे। तो साधु के रूप में सिर्फ साधु ही होगा ये कह पाना बड़ा कठिन है। धर्म में हमने ये भी देखा है, धृतराष्ट्र की जब सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ जी, तो सब सन्नाटा था। अभी क्या बात। लखीमपुर में छोटा सा चुनाव जीतने के लिए सन्नाटा हुआ, पूरा सन्नाटा था। हाँ, जितना हम अपने धर्म को जानते हैं प्रतीक जी, हमारा धर्म यह बताता है कि किसी की तकलीफ अगर आप बर्दाश्त कर पा रहे हो, इसका मतलब आप धर्म को नहीं मानते हो, और किसी को तकलीफ तो देना ही नहीं है। अब हमको केवल बीजेपी के प्रवक्ता ये बता दें कि 4.5 साल में योगी जी ने बेरोजगार नौजवानों को तकलीफ दी, बहन बेटियों को तकलीफ दी, छोटे व्यापारियों को तकलीफ दी, किसानों को तकलीफ दी। ये कौन सा धर्म है? हमें नहीं समझ में आ रहा आपका धर्म। ठीक है, आप समझाइएगा कि धर्म में क्या छीना। धर्म में कुछ छीना नहीं जाता है, और धर्म में अगर किसी बेटी के साथ गैंगरेप हो जाए तो गैंगरेप करने वालों को राष्ट्रभक्त नहीं बताया जाता है। कोई आपका विधायक फंस जाए तो उसे बचाया नहीं जाता है। कोई आपका पूर्व मंत्री फंस जाए तो उसे संत नहीं बताया जाता है। धर्म में गलत को गलत और सही को सही बताया जाता है। हाँ, आज माननीय प्रधानमंत्री जी, हुआ क्या ब्रज की भूमि समाजवादी पार्टी की सत्ता जाने के बाद ये ज्ञान प्राप्त हुआ है क्या? ये सुनील जी, ज्ञान कब प्राप्त किया? आप मत परेशान होइए। अरे योगी जी तो ब्राह्मणों के इतना खिलाफ हैं, ये बात मैं कितनी बार आपको समझाऊं, आप समझ ही नहीं रहे। आप समझिए बात को। आप देखिए खिलाफ एफआईआर लिखाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। अतुल राय के लिए वोट अभी मांग रहे थे ना, सरकार से जा रहे हैं। किसान आपके खिलाफ है, बेरोजगार नौजवान आपके खिलाफ है, पिछड़े दलित मुसलमान ब्राह्मण भी आपके खिलाफ हैं, सब लोग आपके खिलाफ हैं। आप पहले सुनिए, हम आपको सुन रहे थे भाई, हम तो सुन रहे थे आपको। प्रतीक जी इनको समझाइए। जी जी, राकेश 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 जी, सुनील जी सवाल पूछ लेंगे, राकेश जी आप जवाब दे दीजिएगा, राकेश। हाँ जी, सुनील अपनी बात करने पूरी कंप्लीट करिए जी। नहीं, मेरा केवल एक सवाल है, 4.5 साल में आपने कौन से काम किए वो काम बता दीजिए। कितनी नौकरियां दी हैं, विभागवार नौकरी बता दीजिए। बिजली उत्पादन पे कितना काम किया है, सड़कें कितनी बनाई हैं वो बता दीजिए। और कम से कम ये जरूर बता दीजिए कि कितने भवन आपने बनाए, कितने ऑफिस बनाए हैं। आपका यही विकास है कि एक तस्वीर कलकत्ता से, एक अमेरिका से चुरानी पड़ रही है? अरे हमारी तस्वीर लगा लेते, इंटरनेशनल स्टेडियम की लगा लेते, एक्सप्रेसवे की लगा लेते, मेट्रो की लगा लेते, डायल 100 की लगा लेते, पुलिस ऑफिस की लगा लेते, रिवर फ्रंट की लगा लेते, उन जनेश्वर गांव की लगा लेते, लोहिया गांव की लगा लेते, अच्छी दिखती। आप क्यों बंगाल से चुरा रहे हो?
आपने क्यों अमेरिका की तस्वीर लगाई? जी आप सुनाइए, क्योंकि जी आपकी बताइए, जवाब तस्वीर दीजिए अच्छी नहीं है। जी। आप क्योंकि सुनील जी ने पूछा है, मैं इसलिए एक एक करके आंकड़ा गिना देता हूँ। जी, उत्तर राकेश जी। प्रदेश के विभाग में 1,43,445 नौकरियां मिली है। बेसिक शिक्षा विभाग में 1,25,987 नौकरियां मिली है। यूपी लोक सेवा आयोग के द्वारा 32,685 नौकरियां मिली हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 28,622 नौकरियां मिली हुई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से 19,917 नौकरियां मिली हुई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 15,004 नौकरियां मिली हुई है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 8,556 नौकरियां मिली हुई है। यूपी पीसीएल में 6,507 नौकरियां मिली हुई है। उच्च शिक्षा में 4,988 नौकरियां मिली हुई है। और सुनाऊं क्या, यह भी पेट भरा है आपका। ये सारी नौकरियां बिना भाई भतीजावाद के मिली है। इन सारी नौकरियों में एक पैसा किसी ने नहीं दिया है, किसी क्षेत्र से नहीं मिली, किसी जाति से नहीं मिली। ये सभी जातियों की, सभी क्षेत्रों की योग्यता के आधार पर, मेधा के आधार पर, प्रतिभा के आधार पर मिली है। वरना समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किस प्रकार से पैसे के आधार पर, जातिवाद के आधार पर, सिफारिश के आधार पर, नेताओं की चिट्ठी के आधार पर नौकरियां मिलती थी, ये उत्तर प्रदेश भूला नहीं है। और इसके बाद भी हाई कोर्ट जाना पड़ता था, जी, सुप्रीम कोर्ट सुनील जाना जी, पड़ता था, सुनील, राइट सर, राइट, सुनील विल रिस्पॉन्ड, सुनील विल रिस्पॉन्ड। प्रतीक जी। मैं राकेश त्रिपाठी जी को सुना मैंने। राकेश त्रिपाठी जी ने जितनी नौकरी बताई 1 लाख के ऊपर नहीं गए एक, और इनमें राकेश जी एक नौकरी बता दो जिसमें पर्चा लीक न हुआ हो, पैसा न चला हो, और जो निष्ठा, ईमानदारी और टैलेंट की बात कर रहे थे, आपके शिक्षा मंत्री ने अपने भाई को कहां नौकरी दी थी? कौन सा टैलेंट था भाई? अरे नौकरी तो आपको देनी चाहिए थी, किसी गरीब ब्राह्मण को दे देते। उन्होंने खुद अपने भाई को दे दी नौकरी। अरे कौन सा चेहरा आप उत्तर प्रदेश का कौन सी तस्वीर आप दिखाना चाहते हैं? आपसे ज्यादा जातिवादी, आपसे ज्यादा बेईमान, आपसे ज्यादा भ्रष्ट कोई नहीं हो सकता है जितनी भारतीय जनता पार्टी है। आप बताइए, पर्चा लीक हुआ, उसमें किसको कार्रवाई हुई? करोड़ रुपए कमा करके किसके खिलाफ कार्रवाई हुई पर्चा लीक में? आज जब बुलडोजर चल रहा है, तो बुलडोजर चलने पर इसीलिए पीड़ा हो रही है अखिलेश जी को, क्योंकि ये जो संपत्तियां इकट्ठी करके माफियाओं के पास जमा कराई थी अखिलेश जी ने, आज 1600 करोड़। राइट सर, मैं आता हूं। सुनील जी मैं आता हूं, राकेश जी मैं आता हूं। 2 प्रवक्ता हमारे साथ और मौजूद हैं जी। अभी धर्म की व्याख्या हो रही थी संगीत रागी जी, और सुनील जी ने कहा कि जितना मुझे मेरा धर्म मालूम है उन्होंने बताया, और उन्होंने उसका व्याख्या वहां से की जहां सीता माता के अपहरण का घटना है, वहां से शुरू की थी, और वहां तक द्रौपदी के दरबार, जब द्रौपदी दरबार में पहुंची वहां तक उन्होंने लकीर खींची, तो समभाव की बात उन्होंने करी। अब आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, एक तरफ ये कि जिनके रही भावना जैसी बात है, और एक तरफ एक नफरत करे वो कैसा योगी जी। देखिए प्रतीक जी, धर्म की बड़ी विशद व्याख्या है और बड़ी गूढ़ व्याख्या है, और पुराणों में के जो ऋषि रहे हैं, उपनिषदों के ऋषि रहे हैं, वो भी ब्राह्मण क्या है इसी पर सहमति नहीं बन पाई है। तो हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जो प्रवक्ता विद्वान है वो इसकी व्याख्या करें। लेकिन एक बात समझ में आती है जी कि जब आप नैतिकता, मूल्यबोध, धर्म इत्यादि की बात करते हैं, तो एक बार अपने आप में गिरेबान में झांक लेना चाहिए। अब मुख्तार अंसारी के साथ खड़े होने वाली पार्टी, अतीक अहमद के साथ खड़ी होने वाली पार्टी, इमरान मसूद को अपना पोस्टर बॉय बनाने वाली पार्टी, जिसने कहा कि नरेंद्र मोदी का सर कलम करके लाना चाहिए, और वो अगले दिन कांग्रेस के मुख्यालय में आकर के वो कांग्रेस का पोस्टर बॉय बन जाए, तो फिर लगता है कि ये सारे विमर्श जो हैं, वो नैतिकता अनैतिकता के विमर्श जो हैं वो बेमानी है। देखिए, सबसे सवाल है कि विपक्ष है तो विपक्ष का ये अधिकार बनता है, उसका दायित्व भी बनता है। बात करेंगे या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी बात करेंगे? जरा दोनों तरफ की बात कर लिया कीजिए। अगर आप राजनीतिक विमर्श के रूप में आते हैं, या तो कहिए कि आप भारतीय जनता पार्टी के क्या नाम स्वपोषित या स्वघोषित प्रवक्ता हैं। प्रतीक जी मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा। नहीं आप डिबेट करेंगे, मैं रोक दूंगा। यदि आप नहीं रोकेंगे तो मैं असभ्यता का उत्तर नहीं दे सकता। नहीं आप बहुत सभ्य आदमी ने कहा था
उसकी भी आप बात ठीक कर है, नहीं 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 सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र बावन राजपूत जी बोलने दीजिए। करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात कर लीजिए। नहीं नहीं एक सुरेंद्र, तरफ विदेशी नहीं नहीं वाइफ सुरेंद्र और राजपूत जी विदेशी ये बचने तरीका की नहीं। बात कर लीजिए। नहीं नहीं सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस की प्लीज, विधवा की बात कर लीजिए। सुरेंद्र बात राजपूत कर जी लीजिए सूर्पणखा जिन्होंने संसद में कहा था, उस नरेंद्र मोदी की भी बात कर लीजिए। अगर आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, अगर आप ठीक है सुरेंद्र जी, भारतीय ठीक है। जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं तो कोई बात नहीं, कहिए हम भारतीय जनता पार्टी के बेशरम प्रवक्ता हैं। प्रतीक जी मैं शुरू करूं? यदि आप कोई नहीं इस बोलेगा ढंग से बीच में। जी जी आप यदि बोलिए। आप इस ढंग से प्रतीक जी डिबेट चलाएंगे नहीं, तो कोई नहीं मैं बोलेगा। असभ्यों को जवाब नहीं दे सकता। आप मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। जो प्रवक्ता गाली गलौज की भाषा टेलीविजन पर आकर के करे, मुझे लगता है कि वो उसका जन्म ही माँ बहन की गंदी गालियां देते हुए उसका जन्म ही हुआ है कांग्रेस में। ऐसा तो है ऐसे प्रवक्ताओं का सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, गालियां देते हुए ऐसे प्रवक्ताओं सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत ऐसे प्रवक्ताओं में है जैसे लगता है कि ये अपने माँ बहन के माँ के गर्भ से गंदी गंदी गालियां देते ही पैदा लिए थे, और अपने माँ बहन को भी ये इसी भाषा में गंदी गालियां ही देते हैं। तो प्लीज, इसलिए मुझे ऐसे बेहुदे और बेशर्म असभ्य व्यक्ति से बात नहीं करनी है। धन्यवाद प्रतीक जी। जी बोलिए यदि आप नहीं उन्हें रोकेंगे रोक तो दिया, मैं आप आपसे- बोलिए। फिर मैंने कहा कि मैं छोड़ करके टेलीविजन चला जाऊंगा। नहीं 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 आप छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, आप मेहमान है हमारे। ठीक है। जी बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए, विज्ञापन तो एक अमूल बॉय नाम करके एक राहुल गांधी का भी 15-16 साल से चल रहा है। नेता है, लेकिन कोई जनता उस व्यक्ति को खरीदने के लिए तैयार नहीं। वो आदमी भाग करके वायनाड चला जाता है। जिसकी नैतिकता एक परिवार तक सीमित हो, वो पार्टी धर्म के बारे में बात करे, नैतिकता के बारे में बात करे, तो वैसा ही लगता है जैसे कोई अपराधी जो है वो वेदो मंत्रोच्चार की बात कर रहा हो। कांग्रेस नैतिकता की बात करे, राहुल गांधी नैतिकता की बात करे, प्रियंका गांधी वाड्रा नैतिकता की बात करे, जिसका वंश जो है वो घोटाले में सम्मिलित है, एक पर एक केस चल रहा हो। आपका चूंकि है ही नहीं तो आराम से लेट हिम कंप्लीट। सुरेंद्र भाई लेट हिम कंप्लीट। सुरेंद्र राजपूत जी 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 लेट हिम कंप्लीट। नो सुरेंद्र राजपूत जी लेट हिम कंप्लीट। लेट हिम कंप्लीट, यू विल आंसर। लेट हिम कंप्लीट, लेट हिम कंप्लीट। इस शहीद परिवार को गाली गलौज नहीं गाली गलौज नहीं देंगे, कोई गाली गलौज नहीं दे रहा। नहीं मैं सुन रहा हूं सुरेंद्र जी, मैं सुन रहा हूं। ये एक शहीद के परिवार का अपमान करेंगे। बिल्कुल आप कह सकते हैं, आपकी शहादत है, आपकी शहादत है, कांग्रेस की शहादत है, मुझे मालूम है। जिस संघ का नहीं पता कि वो कहां की पैदाइश है। राइट इसी देश की पैदाइश है। संघ भी इसी देश की पैदाइश है, 1925 की। जी सुरेंद्र राजपूत जी आराम से। 1925 की। सुरेंद्र राजपूत नहीं, आप ये गलत शब्द इस्तेमाल करेंगे नहीं। आप जवाब दे दीजिएगा। जम जाती है प्रतीक जी जब शहीद के परिवार का अपमान किया जाता है। मैंने कहा शहादत है, मैंने कहा शहादत है। सुरेंद्र राजपूत जी लेट हिम कंप्लीट, लेट हिम कंप्लीट, लेट हिम कंप्लीट, यू विल आंसर। कंप्लीट क्या ये गाली गलौज करेंगे? नहीं गाली गलौज नहीं देंगे, गाली गलौज नहीं, कोई नहीं। प्रोफेसर संगीत राज जी प्लीज कंप्लीट 10 सेकंड आपको और सर। प्रतीक जी, अपने विषय पर रहिए। प्रतीक जी, संगीत रागी नकल करके पास हुए हो। नहीं आराम से जी। प्रोफेसर संगीत रागी प्रतीक जी उनको बोलने दीजिए। गाली गलौज वो अपनी परवरिश का अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमको उसमें कोई बहुत नहीं। उनका परवरिश ही वैसी हुई है। आप प्लीज कंप्लीट। माँ ने शायद उनको थप्पड़ नहीं मारा था, या तो गर्भ से ही ऐसा इनको गाली गलौज सीखा है उन्होंने। तो मुझे इसमें कोई जिक्र नहीं करना है, इसके बारे में मुझे तू तमाक करना ही नहीं है। सर कंप्लीट। रही बात गांधी परिवार को, तो मैं गांधी परिवार को शहीद नहीं मानता, और मैं ये खुल करके कहता हूं गांधी परिवार को कि गांधी परिवार शहीदों का परिवार नहीं है। ये मत बोलिए, इससे बड़े बड़े लोगों ने शहादत दी है इस देश के लिए, जिनका कांग्रेस के इस गांधी परिवार ने शहादत का उनका सम्मान तक नहीं किया है। ठीक है, इसलिए इस पर ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं। सवाल यह है, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कांग्रेस की जो बात है, गाली गलौज की बात है, एक राहुल गांधी का जरा देखिए, जरा भाषा देखिए।
नरेंद्र मोदी, तुम तड़ाके इस देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई गाली गलौज की भाषा मुझे एक बताइए तो। ऐसा निकम्मा व्यक्ति, ऐसा फालतू डोल आदमी कांग्रेस का नेता है, परिवार नेता है, और कहता है कि हम इस देश को नेतृत्व देंगे। अरे तुम क्या नेतृत्व दोगे? यदि ऐसा नहीं होता, यदि परिवार की बात नहीं होती तो कांग्रेस को कोई नौकरी नहीं देता। राइट सर, राइट सर, ऐसा ऑफ कोर्स सर, आई एम टेकिंग योर पॉइंट, ऑफ कोर्स। सुरेंद्र राजपूत जी, एक बात और, सुरेंद्र प्रदीप जी, एक बात और, जी कह लीजिए, कहिए, मैं दे रहा हूँ, सुरेंद्र राजपूत दे रहा हूँ। राहुल गांधी में चुनाव हो जाए, योगी और राहुल गांधी में चुनाव हो जाए, पता लग जाएगा कि कौन कहां पर खड़ा है। योगी और राहुल गांधी में चुनाव हो जाए, अरे भाई रेटिंग भी देख लो ना। प्रवक्तागिरी करने के लिए 15 साल 18 साल से राहुल गांधी का विज्ञापन चल रहा है। मैंने कहा ना, 2 कौड़ी के लोग आ जाते हैं, भोंपू बजता अपने है। नेताओं को गाली आज दिलवाने के लिए 2 कौड़ी के संगी आ जाते हैं। आ जाएगा, पता नहीं किसी को कोई रागी बताते, कोई विरागी बताते। 15 साल में राहुल गांधी का गटर की एक पैदाइश भी भाषण संसद के अंदर ऐसा नहीं हुआ जो संसद के अंदर अमिट फैजान खान साहब, फैजान खान साहब, फैजान खान साहब, मैंने लिया। फैजान खान साहब है तो ना, आप डिबेट में है ना साहब? फैजान खान साहब, मैंने नाम नहीं बुलाया था। हिंदी दिवस की आज सबको हार्दिक बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फैजान भाई। फैजान भाई, हेलो, अगर हाँ फैजान भाई, अगर इजाजत दे तो एक छोटा सा ब्रेक ले लें, उसके बाद आगाज करिएगा। आप सबको और आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं जब लौटूंगा तो सवाल बस यही होगा कि लोग कह रहे हैं उधर से, MIM भी कह रही है कि ठीक है BSP से भी बात करेंगे, समाजवादी से भी मिलकर चुनाव लड़ा जाए तो ज्यादा अच्छा है। फैजान खान, इस सवाल से आपका स्वागत होगा। छोटे से ब्रेक के बाद मैं हाजिर होता हूं। तीन 0% हो गई, जबकि इससे पहले जुलाई में ये 5.59% रही थी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से पंजाब से बाहर प्रदर्शन करने की अपील की, जिस पर सियासी घमासान मच गया। उन्होंने दलील दी कि पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन की वजह से राज्य का काफी नुकसान हो रहा है। वो जो दिल्ली कर रहे ने, हरियाणा करन तुसी उत्थे करो, पंजाब दे विच बहना और पंजाब दी आर्थिकता नूं कमजोर करनी, ਇਹਦਾ कोई फायदा नहीं। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी जरनैल सिंह ने अमरिंदर सिंह के इस बयान पर कड़ा एतराज जताया। मोदी शर्मनाक बयान है, पंजाब के किसान इस आंदोलन की नींव है। वहीं बीजेपी ने इस बयान के बहाने कांग्रेस को किसान आंदोलन पर घेरने की कोशिश की। कांग्रेस राजनीति कर रही है और आज क्योंकि उनके सिर पे आन पड़ी है तो आज इस प्रकार की बात कर रहे हैं। जबकि इस मुद्दे पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों को निशाने पर ले लिया। हमने तो पहले ही कर रहा कि कहाँ हमारा सपोर्ट कांग्रेस कर रही है, ये तो बीजेपी वाले कह रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह ने अयोध्या में रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने कई साधु संतों से भी मुलाकात की। सबको आना चाहिए, भगवान राम तो सबके दिल में है। कर्नाटक के चिकबल्लापुर जिले में हुए एक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में कारोबारी और उसके साथी ने कुछ लोगों पर 37,000 रुपए लूटने का आरोप लगाया। पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। वो 3 साल तक इस पद पर रहेंगे। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के मकसद से कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी रायबरेली दौरे पर पहुंची। खबर है कि इस दौरे पर वहां के कार्यकर्ताओं ने रायबरेली की किसी एक सीट से प्रियंका के चुनाव लड़ने की मांग उठाई, जिसके बाद उनके रायबरेली से चुनाव लड़ने की अटकलों ने जोर पकड़ लिया। हम इस लड़ाई में उतरे हैं और इस चुनाव का सामना कर रहे हैं एक चेहरा लेकर, जो चेहरा माननीय प्रियंका गांधी का है। लेकिन बीजेपी ने इन अटकलों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी। कोई चुनौती नहीं है, क्या चुनौती है, बहुत से लोग आने वाले हैं, ये भी आ जाएंगे। दिल्ली के सोनिया विहार के पास यमुना नदी में डूबे 2 और बच्चों के शव बरामद कर लिए गए। शनिवार को गणपति विसर्जन के दौरान डूबे 4 बच्चों में एक को बचा लिया गया था। हालांकि अब भी एक बच्चे का कोई पता नहीं चल पाया है। मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान दादर की फूल मंडी में काफी भीड़ दिखाई दी।
वहाँ ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आए। यही नहीं, इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रखा। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो कोरोना के सारे नियम कानून है उसका उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। खबर है कि WHO से भारत बायोटेक के बनाए कोरोना के टीके कोवैक्सीन को इस हफ्ते मंजूरी मिल सकती है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ऑस्कर फर्नांडिस का लंबी बीमारी के बाद 80 साल की उम्र में बेंगलुरु में निधन हो गया। उनके निधन पर पीएम, उपराष्ट्रपति और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दुख जताया। कांग्रेस परिवार के हमारे वरिष्ठतम नेताओं में से एक थे। ईडी ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में समन्स भेजे और अगले हफ्ते उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। आरोप है कि 2016 में पंजाब चुनाव के दौरान पंकज गुप्ता के कहने पर आम आदमी पार्टी के विधायक रहे सुखपाल सिंह खैरा अमेरिका गए थे। दावा किया गया कि वहां उन्होंने $1 लाख का चंदा जुटाया था। अब ईडी ये जानना चाहता है कि ये चंदा कहां से आया था। इसी मामले में ईडी ने पिछले साल सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ भी FIR दर्ज की थी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। नोटिस से आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में CRPF ने छापेमारी की और वहां से आतंकियों के छिपाए 6 ग्रेनेड भी बरामद किए। ये सभी ग्रेनेड चीन और पाकिस्तान के बने हुए हैं, जिन्हें जमीन में गाड़कर छिपाया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान पर सियासी जंग शुरू हो गई। एक दिन पहले उन्होंने कुशीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था और 2017 की बात छेड़ दी थी। उन्होंने तब भी अखिलेश सरकार पर राशन घोटाले का आरोप लगाते हुए अब्बाजान वाला बयान दिया था। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। योगी ने ये निशाना साधा तो समाजवादी पार्टी पर था, लेकिन उनके बयान के बहाने पूरे विपक्ष के हाथ एक मुद्दा लग गया और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ध्रुवीकरण की सियासत कर रही है। आप वापिस उसी पोलराइजेशन पे आ गए। अब्बाजान, मैं तो पूछ रहा हूँ, आप जान साहब, आप कौन से जान हो? जबकि राज्य सरकार के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री के बयान को सही ठहराने के लिए कई तर्क दिए। गत सरकारों में जो राशन की लूट होती थी, गरीबों को अन्न लूटा जाता था, अब प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार महीने में 2 बार सभी गरीबों को, वंचितों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करा रही है। इसी संदर्भ में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। अभिनेता विद्युत जामवाल ने फैशन डिजाइनर नंदिता मेहतानी के साथ सगाई करने की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। विद्युत जामवाल ने बताया कि उन्होंने 1 सितंबर को ये सगाई की। जम्मू के कटरा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। वहां उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस में भी सफर किया और यात्रियों से बात की। इस दौरान कुछ लोग उनके साथ सेल्फी भी लेते दिखाई दिए। ये देश का ड्रीम है और तेजी से इस पे काम चल रहा है। बिहार के कटिहार में एक आदमी भैंस पर बैठकर पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचा। लखनऊ में बीजेपी मीडिया सेल के कार्यक्रम के आखिरी दिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी नेताओं को तैयार रहने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बातों को मजबूती से रखने के लिए तैयारी करने को कहा। जितना बोले प्रभावी हो, क्या बोलना है और कितना बोलना है, इसका एहसास जरूर होना चाहिए। अमेरिका में फाइजर कंपनी की 5 से 11 साल तक के बच्चों के लिए बनाई गई कोरोना वैक्सीन अगले महीने तक बाजार में आ सकती है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल मुंबई के साकीनाका रेप केस मामले में डीजीपी दफ्तर पहुंचे और इस मामले पर अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इसके अलावा उन्होंने राज्य के सभी जिलों के एसपी के साथ ऑनलाइन बैठक भी की। 3 दिन पहले मुंबई के साकीनाका इलाके में एक महिला के रेप का मामला सामने आया था। इसके बाद इलाज के दौरान घायल हुई महिला की अस्पताल में मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस इस मामले में आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। साकीनाका की जो घटना हुई उसमें तुरंत जो आरोपी है, आरोपी को वहां पर गिरफ्तार किया गया। साकीनाका रेप कांड पर शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपे लेख के बाद सियासत गर्मा गई। सामना में छपे लेख में आरोपी का उत्तर प्रदेश के जौनपुर से कनेक्शन बताया गया। इसी से जोड़कर जौनपुर मॉडल शब्द का भी संपादकीय में इस्तेमाल हुआ, जो विवाद की वजह बन गया। शिवसेना ने साकीनाका की घटना की तुलना हाथरस की घटना से भी की, जिसके बाद यूपी सरकार ने आरोपों को खारिज करने में देर नहीं लगाई। महिलाओं के अपमान के लिए कोई काम करता है तो या तो सलाखों में होता है या उत्तर प्रदेश के बाहर होता है। हालांकि शिवसेना ने दोहराया कि बीजेपी इस मुद्दे पर सरकार को बदनाम करने की साजिश रच रही है। महाविकास आघाड़ी की सरकार को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, वो बंद होना चाहिए। कभी कभी उदाहरण देने पड़ते हैं, क्योंकि जो मोहन चौहान है यह उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला है। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर बोलने से बचती नजर आई।
पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अकाली दल ने 64 उम्मीदवारों की एक सूची जारी कर दी। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे। बंगाल में हुई हिंसा के बीच कोलकाता में बीजेपी के कुछ नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और राज्य में होने वाले उपचुनावों के दौरान सभी बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की मांग की। रिटेल महंगाई दर अगस्त में घटकर 5.30% हो गई, जबकि इससे पहले जुलाई में ये 5.59% रही थी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से पंजाब से बाहर प्रदर्शन करने की अपील की, जिस पर सियासी घमासान मच गया। उन्होंने दलील दी कि पंजाब में चल रहे किसान आंदोलन की वजह से राज्य का काफी नुकसान हो रहा है। वो जो दिल्ली कर रहे ने हरियाणा करन तुसी उत्थे करो, पंजाब दे विच बहना और पंजाब दी आर्थिकता नूं कमजोर करनी एदा कोई फायदा नहीं। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी जरनैल सिंह ने अमरिंदर सिंह के इस बयान पर कड़ा भैया जी कहने में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बड़ी खबर इस वक्त एक आ रही है और वो ये कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र से 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। और इनका बताया गया कि जो स्पेशल सेल है जिसने इनको गिरफ्तार किया है, इनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई है। और एक बड़ी खबर है जो कि पूरे देश में इनका आतंकी साजिश को अंजाम देना था। यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र से गिरफ्तारी हुआ। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ मौजूद है। आनंद, ये कितना बड़ा मॉड्यूल था ट्रेनिंग का, के बारे में क्या खुलासा हुआ है और स्पेशल सेल ने इस बारे में और क्या जानकारी दी है, जानना बेहद जरूरी। जी देखिए प्रतीक जी, ये पैन इंडिया मॉड्यूल है जिसका खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एटीएस के एक ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद हुआ है। बता दें कि 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 आतंकवादी जो हैं वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आए थे बाकायदा आर्म्स एम्यूनिशन की, और पूरी तरह से हाईली रेडिकलाइज थे। इसके अलावा प्रयागराज के करौली में भी स्पेशल सेल और यूपी एटीएस की रेड हुई है। आरडीएक्स बरामद किया गया है और भारी संख्या में हथियार और जो विस्फोटक भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि देश के प्रतिष्ठित जो नागरिक थे, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान थे, उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान थे, वो इनके निशाने पे थे और पूरे भारत में ये एक टेरर स्ट्राइक करने की साजिश रचे थे। काफी हार्डकोर ये टेररिस्ट हैं और एक तरीके से सेल्फ रेडिकलाइज होके पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके आए थे। अभी जाहिर तौर पर स्पेशल सेल ने ज्यादा खुलासा नहीं किया, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं एजेंसी के कि इसके पीछे पाकिस्तान आईएसआई का एक तरीके से पूरा संरक्षण था, जिन्होंने इंडिया में इस साजिश को रचने के लिए अंडरवर्ल्ड का इस्तेमाल किया है, जो जानकारी सामने आ रही है। और इस पूरे मामले में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी जो है वो जो कुछ प्रतिष्ठित लोग हैं उनकी कराने का जिम्मा जो इन आतंकवादियों को दिया गया था। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में ये गिरफ्तारियां की गई हैं। तो एक बड़ी गिरफ्तारी है 6:30 बजे जो प्रमोद कुशवाहा सेल के डीसीपी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तिवारी इस बेहद जानकारी के लिए। सीधे रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। राकेश त्रिपाठी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस का सुनील यादव जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने फैजान खान बीएसपी का, संगीत रागी जी राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद है। जी संगीत रागी जी ने कुछ बात कहना था। मैं बिल्कुल आ रहा हूँ संगीत रागी साहब, मैं बिल्कुल आ रहा हूँ जी। देखिए मुझे प्रतीक जी डर लग रहा है, हमको अब डर लगने लगा है कि कहीं इन आतंकवादियों के पकड़े जाने के बाद देश माता कहीं आज रात भर सो न पाए, उनको दुख हो और आंसू न बहाना शुरू कर दें। और देश माता कौन है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो है वो कौन जो है वो उत्तर प्रदेश के घरों में जब वो पकड़े गए थे, आतंकवादी मारे गए थे, तो उसके बाद कौन कांग्रेस का नेतृत्व आंसू रात भर सो नहीं पाया था, ये पूरा देश जानता है। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल राइट सर। और मैं आगे बढ़ूं, मेरी खबर मेरे पास जी देवेश उपाध्याय जी हैं, सीए हैं। उन्होंने एक कमेंट भी भेजा कि आज हिंदी दिवस पर प्रतीक जी आपके प्रोग्राम में बहुत कुछ सुनने को मिला और हिंदी में गालियां कैसे दी जा सकती हैं और ना दे के भी दी जा सकती हैं, इसका भी प्रयोग आपने आज बताया है। लेकिन बहरहाल मैं इस पे नहीं आऊंगा, किसी दिन जरूर इस पर भी शो करूंगा, बातचीत करूंगा। लेकिन मेरे साथ जो मौजूद हैं फैजान खान साहब मौजूद हैं, बीएसपी के प्रवक्ता। फैजान भाई देखिए, आप कितनी बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, यूपी में भी गिरफ्तारी प्रयागराज में भी हुई है और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की भी बात है कि इसमें बड़े लोगों को मारा जा सकता है और समाज में अशांति फैलाई जा सकती है। आपका रिएक्शन फैजान खान साहब? बड़ी खबर अभी कुछ देर पहले आई। नहीं प्रतीक जी, ये तो साफ साफ जाहिर हो चुका है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कानून को पूरी तरह से ध्वस्त कर चुकी है और लिहाजा उनसे उम्मीद भी यही करती है उत्तर प्रदेश की जनता, क्योंकि वो जब भारत के संविधान पे ही कानून को नहीं चलाना चाहते हैं, अपने नए संविधान पे देश को, प्रदेश के कानून को चलाते हैं, तो यही होगा।
आप देख लीजिए, जितने भी माफिया होंगे अगर वो भारतीय जनता पार्टी में होंगे तो वो सब सही होंगे, वो आजाद होंगे, उनके ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। फिर माननीय योगी जी उनको ठोकने की बात नहीं करेंगे। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। और अगर क्यों किसी क्या के कहता है? अरे आप तो मायावती जी के, अरे तो वो फैजान भाई, आप तो बहन जी की पार्टी के हैं, और बहन जी के बारे में कहा जाता है कि उनके मुकाबले का शासन व्यवस्था अपने समय में बहुत अच्छी, उनसे मुकाबले में तो कोई तुलना भी उन्हीं से करे जाती है। तो आप नाम लेने में क्यों पीछे हिचक रहे हैं? नाम लीजिए ना जी। नहीं, मैं नाम लूंगा तो फिर ये माफियाओं पे चला जाएगा डिबेट। मैं साफ साफ कहता हूं, आदरणीय बहन जी ने जो बात कही, जो प्रतीक जी आपने कहा कि 2022 में हम इसीलिए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता बहन जी की ओर देख रही है, क्योंकि उन्हें पता है कानून द्वारा कानून का राज स्थापित कोई कर सकता उत्तर प्रदेश में। फैजान भाई कैसे होगी? फैजान भाई लड़ाई कैसे होगी? समाजवादी पार्टी एक तरफ, कांग्रेस एक तरफ, MIM एक तरफ, बसपा एक तरफ, लड़ेंगे कैसे? नहीं प्रतीक जी, जितने नाम आपने बताए वो लड़ाई तो समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी। मैं लेकिन आपके शो में देखा कि मैं बहुत हैरान हूं प्रतीक जी इस बात पे लेकर कि देखिए, चारों पार्टियों में मिलकर अगर आप बहस का मुद्दा करें तो बात समझ में आती है, पर जो राजनीतिक विशेषज्ञ बना के प्रवक्ता भाजपा 2 आप बैठा देते हैं, वो बड़ा हम लोगों के लिए हैरत हो जाता है। अच्छा, क्यों सामना नहीं कर पाते हैं? नहीं फैजान भाई, दिक्कत क्या सामना नहीं कर पाते हैं इनसे, या कहीं कमजोरी आ जाती है? नहीं फैजान भाई, इनसे सामना नहीं हो पाता या इनके सामने में कमजोरी आ जाती है? अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी योग्यता पर सवाल उठाए कि हमें अपने प्रवक्ताओं पे विश्वास नहीं है, इसलिए हम राजनीतिक विशेषज्ञ भेजते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने प्रवक्ताओं की योग्यता पे शक है तो वो भेज सकते हैं। ये बात राकेश त्रिपाठी जी बेहतर बताएंगे कि क्या उन्हें भारतीय जनता पार्टी योग्य नहीं मानती। नहीं, मैं ये कह रहा हूं फैजान भाई, अगर संगीत रागी जी कोई सवाल उठा दें, पढ़े लिखे आदमी है, सवाल कोई उठा दें और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे सवाल उठा दे मान लीजिए, और हम कहते हैं कि आरएसएस विचारधारा को मानने ही वाले हैं, चलो मैं ये कह देता हूं, कोई सवाल उठा दे तो दिक्कत तलब है क्या? कोई बात तो ये लिख दीजिए ना। अच्छा चलिए, मैंने कह दिया, नहीं तो लिख दीजिए ना। हमने कह दिया, हम लिखवा भी देते हैं। अच्छा चलिए, आप सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं आपके शो से अपील करता हूं। अच्छा चलिए, मैंने कह दिया, मैं तो बहुत खुली डिबेट करता हूं, चौराहे पे फुटपाथ पे डिबेट करने वाला इंसान हूं। कोरोना की वजह से घुस के यहां बैठ गया स्टूडियो में, मैं तो खुल के बात कह रहा हूं। चलिए, ये आरएसएस की विचारधारा को मानने वाले प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ बैठे हैं। अब इनका सवाल है, इस पर डरने की जरूरत नहीं, ना घबराने की जरूरत है कोई, और ना भागने की जरूरत है। अब सवाल का सामना करिए और जवाब दीजिए, और जहां तक जा सकते हैं वहां तक जवाब दीजिए। प्रोफेसर संगीत रागी। बिल्कुल। देखिए प्रतीक जी, मेरे सवाल बहुत सवाल क्या सबसे यही पूछेंगे। देखिए, बीएसपी का नारा क्या था? चढ़गुंडों की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर, और किसके प्रति था? समाजवादी पार्टी के खिलाफ। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, लेकिन ये लड़ किससे रहे हैं? कल तक ये कहते थे कि हम ब्राह्मणों का सफाया कर देंगे, और आज ये ब्राह्मणों का सम्मेलन कर रहे हैं। दलितों के उत्थान की बारे में बात करते थे। नहीं, आप शायद लेकिन दलितों का मतलब इनका सिर्फ एक मायावती जी का परिवार हो जाता है। हमने उसी सोशल इंजीनियरिंग का 2007 में बहुमत की सरकार बनाई है। नहीं, ऐसा नहीं नारा दिया। इनको मारे जूते 4, ये आप ही का नारा था सर, किसी और का नारा नहीं था। उसको बोलिएगा नहीं। आप आरएसएस के लोग बहुजन समाज पार्टी से इतने भयभीत हो जाते हैं कि आप इस नारा को लाते हैं। आप में हिम्मत है तो हमारे नारा छोटा सा आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, बहुत विनम्रता से। अरे मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछता हूं। सुन लीजिए रागी साहब, बहुत बैठ के आप नेता बन रहे हैं यहाँ पे आरएसएस के। आप एक छोटा सा सवाल आप भारत के संविधान को मानते हैं? प्रोफेसर की ही, मैं अपने प्रोफेसर के प्रोफेशन में हूं। मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, आपको यदि ब्राह्मणों के प्रति इतना हमदर्दी है जनता तो ब्राह्मणों को आरक्षण देने के लिए क्या मायावती प्रस्ताव लाएगी? ब्राह्मणों को आरक्षण देने के लिए मायावती प्रस्ताव लाएगी? मैं आपसे छोटा सवाल पूछ रहा हूं, जो ब्राह्मण दलितों से भी ज्यादा जिनकी बुरी स्थिति है, क्या उनके लिए इसका जवाब प्रस्ताव मायावती लाएगी? जी फैजान भाई जवाब देंगे। फैजान भाई सुनील आ रहा हूं मैं, सुनील यादव जी आ रहा हूं। आपको शायद पता नहीं है कि आपको शायद पता नहीं है, आर्थिक स्थिति पे कमजोर
अपर क्लास के लोगों के लिए ये नरेंद्र मोदी जी ने किया उत्तर प्रदेश में, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया था, ये बीएसपी ने नहीं किया, बीएसपी ने नहीं किया, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। फिर वही बात कह दी आपने, हमने इसकी मांग उठाई थी, आपको शायद पता नहीं है। जिस तरह से आदरणीय योगी जी को ब्राह्मण देखते ही पता नहीं क्या उनको प्रॉब्लम हो जाती है, दलित देखते ही पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ओबीसी देखते ही पता नहीं। आज उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी हाथ मिलाना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पिछड़े जाति से उनका हाथ गंदा हो जाता है। आप इस पे क्यों नहीं सवाल पूछते हैं? राजनीतिक और घर चले जाते हैं, आप इस बात से सवाल क्यों नहीं पूछते योगी आदित्यनाथ जी से कि और जाति के आपको माफिया नहीं दिखते, सिर्फ एक ही जाति ब्राह्मण समाज दिखता है? जी राइट राकेश जी जवाब देंगे, राकेश त्रिपाठी जी जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले सुनील यादव जी से, सुनील यादव कुछ कहना चाह रहे, बहुत देर से कहना चाह रहे। जी सुनील यादव जी। जी नहीं प्रतीक जी, मैं तो केवल अब राकेश जी बता दें या संगीत रागी जी बता दें, क्योंकि प्रोफेसर हैं, उनका हम प्रोफेसर हैं, तो प्रोफेसर का सवाल, प्रोफेसर की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगार नौजवानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, उत्तर प्रदेश में नकली फोटो पोस्ट की जा रही हैं, उत्तर प्रदेश में नफरत फैलाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, तो क्या किसी प्रोफेसर की जिम्मेदारी नहीं है? और मैं राकेश त्रिपाठी जी से कहूंगा कि कम से कम एक अपना काम जरूर गिना दीजिए जो योगी जी ने किया हो। हम जानते हैं आप नहीं गिनाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं आपकी मजबूरी है टीवी पर आकर के बीजेपी की तरफ से झूठ बोलना। वैसे आप झूठे व्यक्ति नहीं हैं, ये बात मैं जानता हूं, लेकिन अब यहां पर आकर के योगी जी ने किया नहीं तो आपको झूठ ही बोलना है। तो मैं समझ सकता हूं कि झूठे, और जिन सरकारों ने कोरोना महामारी में भ्रष्टाचार कर लिया हो, उनकी पैरवी एक अच्छे इंसान को करनी पड़ रही है। राइट पहले बोलेंगे संगीत रागी जी, उसके बाद राकेश जी जवाब देंगे। सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास उसके बाद। जी सुनील जी बहुत शिक्षित और सभ्य प्रवक्ता हैं, तो इसलिए अब उनका जवाब देना मेरा बनता है। देखिए सुनील जी, हम जीडीपी की बात करते हैं, और मेरा अपना मानना है कि हम कृष्ण और राम के वंशज हैं, और उन्होंने वो रास्ता दिखाया है कि यदि रावण का हो तो वध करना ही है। बाली का जब उन्होंने वध किया था तो उन्होंने कहा था, बाली ने पूछा था उनसे, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कमन नाथ मोहि मारा। तो उन्होंने कहा ये मत भूलो कि ये अयोध्या की ही सीमा के अंदर ये कृष्ण कंधा भी है, ठीक है चक्रवर्ती। तो जो गलत है उसके साथ तो व्यवहार वैसा ही होना चाहिए, सटम साट्यम समाचरित, यह भी हमारी एक शास्त्रोक्ति है। तो आप ये मत कहिए जो गुंडे, जो आप यदि आप देखिएगा कि 2017 में जब आपकी पार्टी थी तो महंगाई दर वहाँ पर 17 में नहीं था, 17.4% था। आज महंगाई जो है वो डबल डिजिट से नीचे है। कोई सरकार यदि 11 लाख करोड़ के जीडीपी से यदि 21 लाख करोड़ के जीडीपी तक पहुंच जाती है तो सुनील जी आप भी मानेंगे, ठीक है विपक्ष में है इसलिए आपकी शिकायत करना वाजिब बनता है, आप कहेंगे, आपकी भाषा वही होगी। लेकिन एक प्रोफेसर के नाते मैं यही कहूंगा कि जीडीपी में यदि इतना बड़ा ग्रोथ है तो ये बिना डिफरेंट सेक्टर्स के डेवलपमेंट के ऐसा नहीं हो सकता है। यदि निवेश जो है वो 3 लाख करोड़ या मोस्ट ईज टू बिजनेस में यदि नंबर 1 है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं आप इसे खारिज कर दें। कोरोना में आपने देखा होगा कि आज केरला मॉडल, कल एक दिन जब गंगा में लाशों की बात की जाती थी तो सारे मीडिया चैनल रोज दहाड़ करके योगी जी के खिलाफ करते। करना भी चाहिए, बताना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन क्या केरला मॉडल के बारे में आज चर्चा चल रही है? उन्हीं प्रगतिशील ताकतों के उन्हीं पत्रकारों से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, कोई आज केरला मॉडल के बारे में बात कर रहा है? महाराष्ट्र मॉडल के बारे में बात कर रहा है? ये 90% तो केसेस इन्हीं के केसेस हैं, लेकिन आज कोई बात नहीं कर रहा है। वो मैनेजमेंट में फेल हो गए इसकी बात नहीं कर रहा है। सबसे ज्यादा कोरोना के टीका लगाया गया, अरे 5 इटली के बराबर तो अकेले उत्तर प्रदेश में कोरोना में टीका लग गए हैं, 5 इटली। इसके बावजूद भी राहुल गांधी जो है वो कोरोना पर योगी जी को ही उपदेश दे रहे हैं। तो सवाल तो हम एक सामान्य एक व्याख्या। सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी बताइए। 5, अरे बताना तो ये उन्होंने कह दिया कि 5 इटली के बराबर तो हमने लगवा दिया है, और आपने जितना टीकाकरण हमने कर दिया और जितने मॉडल पे आपने चर्चा करी वो केरल पे, महाराष्ट्र पे आप चर्चा नहीं करते।
आप जो है दोहरी नीति रखते हैं, तो आप हमसे कैसे आईना दिखा रहे हैं? पहले तो आप ये समझिए, और जो 11 लाख करोड़ थी वो 21 लाख करोड़ के पास पहुंचा दिया। तो ये मैं आ रहा हूं फैजान भाई, आ रहा हूं। तो सारे सवाल तो उन्होंने कह दिए। मूल रूप से पता नहीं अब कहां से पढ़ करके आए हैं, हमें नहीं मालूम। सच बात आपने अपना सीधे बात कही है। हाँ, सच बात ये है कि जब 2014 में हमने इकोनॉमी छोड़ी थी लगभग 30 लाख करोड़ की थी। जब हमने 2014 में इकोनॉमी छोड़ी थी तब 55 रुपए डीजल था और 58-60 रुपए के आसपास पेट्रोल था। तब उस समय जब हमने, आज 110 रुपए के आसपास पेट्रोल है, तो उस क्या नाम इकोनॉमी के डिफरेंसेस में जब हमने 3 रुपए 50 पैसे एक्साइज ड्यूटी लेते थे पर लीटर डीजल पर, ये लुटेरों की सरकार आकर के 33 रुपए पर लीटर डीजल पे एक्साइज ड्यूटी ले रही है, और हम 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी लेते थे पेट्रोल पर, ये लुटेरों की सरकार 33 रुपए एक्साइज ड्यूटी आज की डेट में ले रही है। 25 लाख करोड़ रुपए इन्होंने जनता से अवैध रूप में डकैती डाली है, इसका जवाब भी देना होगा। और जीडीपी के आंकड़ों को 2014 के बाद में अगर आप पैरामीटर्स बदल करके आप बिल्कुल क्लियर कर दीजिएगा कि 1 किलो की जगह जब आप 1 लीटर में तौलने लगेंगे तो अपने आप में बढ़ जाएगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं। तीसरी बात मैं आपको बता दूं, हाँ जीडीपी बढ़ी है, मैं सहमत हूं इन प्रोफेसर की बात से, जीडीपी बिल्कुल अच्छी तरीके से बढ़ी है। जी फॉर गैस के दाम डबल हुए हैं, डी फॉर डीजल के दाम डबल हुए हैं, पी फॉर पेट्रोल के दाम डबल हुए हैं। इस देश ने पिछले 2014 से 2021 तक जो बेरोजगारी की दर है उच्चतम दर को छुआ है। हमारे देश का नौजवान बेरोजगार हो गया है, किसान सड़क पर बैठा हुआ है, किसान की आय दूनी नहीं हुई, किसान का खर्चा दूना हो गया है। 22,000 रुपए पर एकड़ किसान का खर्चा बढ़ गया है सरकार के आ जाने से। कौन से विकास की बात कर रहे हैं ये तो हमें नहीं पता। और रही बात संगीत जी, जल्दी जी संगीत रागी जी, प्रोफेसर को जवाब देना चाहते हैं महाराष्ट्र के मॉडल पे। सुप्रीम कोर्ट ने उस महाराष्ट्र के मॉडल को सुप्रीम कोर्ट ने सराहा है। रही बात केरल की, तो कोई वामपंथी से जवाब ले लीजिए, हमसे क्या लेना देना। नंबर 1 उस पर हम नहीं बोलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मॉडल को क्या नाम संवारा है, बधाई दी है, और गुजरात के मॉडल को हाई कोर्ट ने लताड़ा है और पूरी तरीके से लताड़ा है। संगीत रागी जी वेरी क्विक। प्रतीक जी अमरिंदर सिंह जी का बयान आया है, आज अखबारों में भी छपा है, कल भी इसका जिक्र मीडिया में हुआ था। वहाँ पर जो 117 जगह पर जो किसान बैठे हुए हैं, अमरिंदर सिंह ही जो थे, कांग्रेस की सरकार ही जो भेजी थी। अकाली दल और कांग्रेस के बीच में किसानों की लड़ाई में जो है वो आंदोलन खड़ा किया गया था। तो वो अब उसका जो है कई बार ऐसा है ना कि वही भस्मासुर साबित हो जाता है। वही सिद्धू जो है वो लड़ रहे हैं और अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि भैया इनको हटाओ यहाँ से, उत्तर प्रदेश से यहाँ पंजाब से ले जाकर के ये जो है वो हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर पे लड़ाई लड़ो, हमारे यहाँ से अब हटाओ। अब उन्हीं के लिए भस्मासुर बना हुआ है। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि जिस प्रकार से मार्जिनल फार्मर्स की देखरेख नए कानून के अंदर होता, उस पर इन्होंने ही पानी फेरने का काम किया है। और जिस प्रकार से सरकार उनको सहायता दे रही है, कृषि का जिस प्रकार से डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, लेकिन बाकी जो समाजवादी पार्टी जो सोच रही है कि उसको फायदा होगा, मुझे नहीं लगता है। इन्होंने बहुत अच्छा राजनीतिक विशेषज्ञ के सामने बात उठाई, इन्होंने फार्मर्स के बारे में, किसान के बारे में बात उठाई। प्रतीक जी, मैं आपके माध्यम से इनसे सवाल यही पूछता हूँ। मैं सुरेंद्र भाई ले रहा हूँ, राकेश जी भी बहुत देर से बैठे, मैं ले रहा हूँ आपसे। 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है तो किसानों का मूल्य, गन्ना किसानों का मूल्य हम दोगुना करके 2012 में जाते हैं। आप इनसे ये बता दें, मैं पूरे डाटा के हिसाब से इनसे रागी जी से सवाल कर रहा हूं कि किसानों के मुद्दे पे ये घोषणा पत्र में कहते हैं हम गन्ना किसानों का मूल्य जो है दोगुना कर देंगे, और काम क्या करते हैं कि उनके पे जो है सर को फोड़ने का काम करते हैं। राइट सर, उनके ऊपर 3 काले कानून ले आते हैं।
फैजान भाई, पूछता हूँ मुद्दा राकेश आज त्रिपाठी जी सही से, कह रहे राकेश जी से हैं, नहीं मुद्दा सवाल। आज ये नहीं था। गन्ना किसान का मूल्य बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में दोगुना किया, इन्होंने कितना किया और बैक लिस्ट इन्होंने कितना क्लियर किए, ये सवाल एक बनता है। मैं किसानों के मुद्दे पे जरूर बात होगी, लेकिन आज मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा आज ये नहीं था। मुद्दा तो यह था नफरत करे वो कैसा योगी, और आज था जिनकी रही भावना जैसी, इस पर मुद्दा था। राकेश त्रिपाठी, तब मैंने सवाल किया जी। राकेश त्रिपाठी, देखिए सुनील साजन जी चले गए, लेकिन सुनील साजन जी एक सवाल पूछ गए थे, मैं आपके माध्यम से जवाब उन तक पहुंचा दे रहा हूं और उनसे अपेक्षा कर रहा हूं फिर एक दिन किसी दिन भैया जी कहन में डिबेट रखिएगा और हम चर्चा में हलफनामा देकर के देने को तैयार हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के समय में 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां हमने दी है, जबकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 2.5 लाख नौकरियां मिली थी, जिसमें हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लाठीचार्ज, धरना प्रदर्शन, ये सब कुछ करना पड़ा था। भाई भतीजावाद, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से कैसे नौकरियां मिली थी, वो एक हलफनामा लेकर के आए। आप दोनों हलफनामे अपने टीवी चैनल की स्क्रीन पर दिखाए, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किसके अंदर कितना दम है, किसने कितनी नौकरियां दी है। अभी वही गन्ना किसान की बात उठाई है, मैं इसका भी जवाब देकर के फिर अपने मूल मुद्दे पर वापस आऊंगा। 17 चीनी मिलें बेची थी बहुजन समाज पार्टी ने। फैजान खान के अंदर हिम्मत हो तो दिल पर हाथ रख करके बतावे कि मायावती जी ने अपने सर, आपने राकेश त्रिपाठी जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए, आपने गन्ना किसानों का मूल्य कितना बढ़ाया, फिर इधर उधर की बातें करते हैं। हमने आज शुरू करने का काम किया है। सिंपल एक जवाब दीजिए, आपने गन्ना का मूल्य कितना बढ़ाया, गन्ना मूल्य भुगतान करने का काम हमने किया है। जा रहे लगातार भाई साहब, पूरे कोरोना काल में राकेश त्रिपाठी जी, मैं सिंपल सवाल कर रहा हूँ, जनता पूछ रही है, गन्ना किसानों का मूल्य कितना बढ़ाया। चीनी मिल बंद नहीं होनी पाई। उत्तर प्रदेश में आज किसानों के लिए समर्पित सरकार। अरे आप लोगों को सिर्फ बातें करना आता है या करते लिखते भी हैं? गन्ना किसानों का मूल्य भारतीय जनता पार्टी कितना बढ़ाई? मैं आपके चैनल के माध्यम से, प्रतीक जी, आपके चैनल पे आपके साथी आनंद तिवारी जी ने जो खबर ब्रेक की है, मैं निश्चित तौर पर उसके नाते बहुत बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश की एटीएस को, दिल्ली पुलिस को, हमारे सुरक्षा कर्मियों को, सुरक्षा में जुड़े हुए जवानों को, खुफिया एजेंसी के लोगों को, जिन लोगों ने आज इन आतंकवादियों की गिरफ्तारी की है। और मैं फिर सवाल नहीं पूछूंगा कि अपराध से घड़ा करो, अपराधी से नहीं। सुनील राजपूत जी कह रहे थे इन आतंकवादियों से प्यार करना चाहिए क्या, इन आतंकवादियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए जो आतंक फैलाने का काम करेंगे। आज की बहस बस यहीं रोकता हूं मैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं।